नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो आज आइए, आप सबका आज जो सेशन है सीजी टेट जो हमारा सीरीज था उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा 16वां सेशन है, यानी कि जो टेट का जो सीरीज था कंप्लीट PYQ का 16वां सेशन है। उसमें हम देखेंगे आज कि 2021 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो वर्ग 2 का है 2021, इससे पहले हम वर्ग 3 का देख चुके थे पिछले वीडियो में। आज हमारा जो बन रहा है वो है 2021 का 16वां सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम भाग से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रारंभ है हमारा। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपेक्षित समावेशी शिक्षा में को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है, यानी कि हमको गलत की ओर जाना है। और गलत की ओर जाने के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी कहता है कि निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। यही हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या करता है उसको देखेंगे हम। कि समावेशी शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, नॉलेज दिया जाता है, वहाँ पढ़ाया जाता है। सफल समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें प्रशिक्षण में दशमांश होता है, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता होती है, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालय में नियुक्ति होती है, और विद्यालय में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता होती है, ताकि बच्चा जिस तरीके से जो अपंगता है या फिर समावेशी है, बच्चे की जो मंदता है उसके हिसाब से वहाँ व्यवस्था की जाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी की ओर हम चलें तो बोलता है सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, स्वाभाविक है। क्योंकि सामाजिक कक्षा में सामान्य बालकों के लिए सकारात्मक पक्ष इसलिए सही होते हैं क्योंकि सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। समावेशन में भय कम करने और मित्रता बढ़ाने की क्षमता है, और विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमता में विश्वास होता है, और मित्रों के बीच मित्रता और समाज और करुणा की भावना है। प्रश्न 3 देखेंगे, विद्यालय स्तर की शिक्षकों में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, और बी हमें बताता है कि यह समता और समानता का बात करता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और स्थिरता में मानक योग्यता और स्थिरता को कम करने के लिए साथ साथ यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा जो विद्यालय में नामांकित है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। अतः यह समता और समानता के अभियान का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्रश्न 4 देखेंगे कि एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, तो ये हम ऑप्शन नंबर सी की ओर लेके चलते हैं। सी हमें बताता है कि सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करना। ये इसलिए करने की बात कहा है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाली जो भाषा कक्षा है जिस बच्चों को उनके परिवार, समुदाय या विद्यालय में सक्षमता के साथ साथ आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करने में कुछ कठिनाइयां होती है, उन्हें विशेष आवश्यकता बताई जाती है। यानी कि एक विशेष आवश्यकता भाषा कक्षा आदर्श रूप से सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। सूक्ष्म शिक्षण क्वेश्चन नंबर 5 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। सी हमें कहता है 36 मिनट का है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावशाली दृष्टिकोण है जो सामान्य मानव अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करता है और विशेष रूप से शिक्षण कौशल अधिगम की ओर ले जाता है। हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की कुछ समय सारणी है, उसको देखेंगे कि पढ़ना जो होता है 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि होता है वो भी 6 मिनट का होता है, पुनः योजना जो होता है 12 मिनट का होता है, पुनः पढ़ना होता है 6 मिनट का, और पुनः प्रतिपुष्टि जो होता है वो 6 मिनट का होता है। इसको अगर कुल जोड़ते हैं तो 36 मिनट होता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल 36 मिनट का समय लगता है। प्रश्न 6वां देखेंगे, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उसको कुछ करने के लिए चाहिए तो हम ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। डी हमें बताता है कि बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। परामर्श इसलिए प्रदान करना चाहिए कि यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्या बच्चा मिल जाए तो उन्हें यह करना चाहिए कि बच्चों को परामर्श प्रदान करें, उनको बताएं, है नहीं, फिर समस्या की जड़ों को पहचानें कि आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, फिर सही दिशा में सही मार्गदर्शन करें और दंड से अधिक पुरस्कार पर ध्यान दें। बच्चों को ऐसा नहीं है कि समस्या उत्पन्न कर रहे तो पीटे पाटे दंड दे, नहीं, उसको
पुरस्कार पर ध्यान दें ताकि वो मोटिवेट हो जाए, है ना, अधिक प्रोत्साहन अवसर प्रदान करें उसको। अतः यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, न कि उसे मारना पीटना चाहिए। प्रश्न 7 देखेंगे कि ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों के उदाहरण समझाना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है। तो इसका कोई शब्द है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अनुभूति की ओर हम चलते हैं। अनुभूति हमें ये कहता है कि अज्ञान रचनात्मक अनुभव, मूल्यपूर्ण प्रासंगिक जानकारी और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि का एक तरल मिश्रण है जो नए अनुभव और सूचनाओं के मूल्यांकन और समावेशन के लिए एक वातावरण और संरचना प्रदान करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों जैसे समझना, याद करना, अनदेखा करना, कल्पना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द अनुभूति है। प्रश्न 8 देखेंगे हम। 8 कहता है कि विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले बच्चों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी ये कहता है कि खास शिक्षा होगा। खास शिक्षा इसलिए होगा क्योंकि अधिगम विकास में सहायक है जो व्यायाम और प्रयास से आता है। अधिगम के माध्यम से छात्र अपने वंशानुगत दस्तावेज का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। विशिष्ट शिक्षा पर आमतौर पर विशेष अधिगम के लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, विशिष्ट विकलांगता यानी कि शारीरिक एवं विकासात्मक वाले बच्चे की विधि और अभ्यास का वर्णन उपयोग के लिए दिया गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षा में छात्रों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 9 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है गलत की ओर, तो गलत बोलता है कि ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें बताता है कि स्थान छोड़ना होता है, क्योंकि संज्ञान हमारी सभी मानसिक दक्षताएं, अनुभव करना, याद रखना और तर्क करना एक जटिल प्रणाली में सुरक्षित होती है, जिसमें समग्र कार्य को स्मृति कहा जा सकता है। संज्ञान के कुछ कारक हैं। कारक यानी कि क्रोध जिसको हम धारणा कहते हैं, भूख जिसको हम स्मृति कहते हैं, और भय जिसको हम अनुप्रयोग कहते हैं, भाषा जिसको हम चिंतन कर सकते हैं, और ध्यान है जिसको हम विश्लेषण कर सकते हैं, और संप्रेषण कहता है कि अतः किसी व्यक्ति का स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। प्रश्न हम 10 देखेंगे। 10 हमें ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। नहीं है यानी गलत की ओर चल रहा है। गलत हमें कहता है कि कार्य निष्पादन परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए हमको बताता है कि कार्य निष्पादन परीक्षण है, यानी कि निम्न दृष्टि वाले बालक, निम्न दृष्टि वाले बच्चों का अर्थ खराब दृष्टि से है ऐसे बच्चों जो प्रकाश को देख सकते हैं लेकिन आकार नहीं देख सकते हैं। WHO के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम शब्दों को परिवर्तित किया जाना चाहिए। देखना, सुनना, संप्रेषण करना, चलना अधिगम में तीव्र आदि है, यानी कि कक्षा निरीक्षण और अवलोकनों की जांच के लिए निम्न दृष्टि वाले बालकों की पहचान उपयुक्त है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्य निष्पादित परीक्षण में से निम्न दृष्टि के बच्चों को पहचानना संभव नहीं है। प्रश्न 11 की अगर हम चलें तो 11 हमें यह बताता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए तो हमें कैसे की जाए। तो हमें ऑप्शन ए की ओर ले चलते हैं, और ए हमें ये बताता है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही होता है। इसलिए होता है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालक वे हैं जिसके पास ऐसी चुनौतियां हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक गंभीर है और संभावित जीवन भर रह सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या बालक वे हैं जिसके पास ऐसी चुनौतियां हैं जो सामान्य बुद्धि की तुलना में अधिक गंभीर है और संभावित जीवन भर रह सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एक समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ अन्य सामान्य बच्चों की शिक्षा प्रदान करें। प्रश्न 12 कहता है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्ण ज्ञान की परीक्षा आती है। अगर आती है तो हम ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं। बी हमें बताता है कि परिचय का कौशल होता है, यानी परिचय का कौशल इसलिए होता है कि जब कोई शिक्षक किसी पाठ या इकाई का परिचय देता है तो वह छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पाठ या इकाई के बारे में एक आकर्षक प्रस्तावना या प्रस्ताव देता है। पूर्व ज्ञान का परीक्षण परिचय कौशल के अंतर्गत आता है और एक पाठ प्रारंभ करने के कौशल के घटक है, और उत्तर व्यवहार और एक व्यवहार होता है। प्रश्न 13 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को पर प्रभाव डालता है। तो विकास पर प्रभाव डालता है तो ऑप्शन नंबर हम डी की ओर लेके चलेंगे, और ये सभी इनमें सभी होता है। सभी में कौन कौन आएंगे, समाज, परिवार और विद्यालय सभी वो चीज करते हैं। देखते हैं क्यों करते हैं। क्योंकि बालक विकास का क्षेत्र समय के साथ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है और इससे जुड़ा हुआ है कि यह क्यों और कैसे होता है। बालक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, आइए देखते हैं उसको। पहला है समाज, दूसरा है मित्र, तीसरा है परिवार, चौथा है विद्यालय, पांचवा है आसपास, छठवां है घर का माहौल, सातवां है संस्कृति और माता पिता के बीच के संबंध, यानी कि जो पर्यावरण है यही हमारा मुख्य वो चीज है। प्रश्न 14 देखेंगे हम कि शारीरिक विकास का संबंध नहीं है, यानी गलत की ओर चलते हैं। गलत हमें बताता है बुद्धि से, क्योंकि शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं है, नहीं। शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास बुद्धि से होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति में अगर शारीरिक विकास हो रहा है, शरीर बढ़ रहे हैं, उसके जो तरह तरह के शरीर के भाग विकसित हो रहे हैं, तो
संबंध नहीं है तो बुद्धि से नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है मानसिक विकास होता है। देखते हैं शारीरिक विकास का जो संबंध है वो क्या क्या चीज़ है। शरीर के भार से, इंद्रियों की सहायता से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से, शरीर की इंद्रियों से है। अतः यह कह सकते हैं कि शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं है। प्रश्न 15 देखेंगे कि वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ये कोई है तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि वातावरण है। वातावरण कहता है कि पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनमर शब्द से आया है, जिसका अर्थ परिवेश होता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारे चारों ओर है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हमारे वातावरण के घटक है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी आकर्षक तत्व आते हैं जो जिज्ञासु व्यक्ति के जीवन को शुरुआत से ही प्रभावित करते हैं। अतः वातावरण सब कुछ है, यह व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को भी प्रभावित कर सकता है। प्रश्न 16 देखेंगे हम कि प्रतिभाशाली छात्र है। अगर कौन है प्रतिभाशाली, तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कि अपने निर्णयों में स्वतंत्र है, वही प्रतिभाशाली छात्र है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक वो कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक अन्य आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में हिस्सेदारी, उत्पादकता, विशेषज्ञता या नेतृत्व गुणवत्ता तथा विशिष्ट अनुशासन है, जो विषयों के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन क्षमता का प्रमाण दर्शाते हैं। अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, विलक्षण तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, किसी भी समस्या के लिए विभिन्न समाधान के साथ आ सकता है। अतः प्रतिभाशाली छात्र अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न 17 देखेंगे, शालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी बोलता है हमको कि उपरोक्त सभी होगी। सभी में कौन कौन सी होगी, आइए देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षक का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देता है। छात्रों के अभ्यास, संवेगात्मक और मनोप्रेरक विकास के संबंध में सतत और व्यापक आकलन किया जा रहा है। शालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता है तनाव के कम करने में, यह आकलन नियमित करने के लिए और अपने कार्य को जांच करने के लिए। प्रश्न 18 है, सीसी प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य अगर कोई है तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी कि देखते हैं सीसी प्रकार के मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या क्या है। बल प्रदान करने की प्रक्रिया पर विचार करना और बल प्रदान करना याद रखना उपयोगी है। शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया सिद्धांत अंग बनने के उपयोगी है। उपयोगी जो है वो सीसी आकलन का उपयोग सहायक उपकरण और छात्रों को अधिगम में सुधार के लिए उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के साधन के रूप में कार्य करता है। अतः सीसी आकलन का उद्देश्य विचार प्रक्रिया को लागू करना और बल को याद रखना है नहीं। और सीसी उद्देश्य नहीं, वो है अधिगम अध्ययन सामग्री और आसानी से याद रखने में मदद करता है नहीं, ऐसा नहीं है सीसी, है नहीं। सतत एवं व्यापक शिक्षा है नहीं। फिर इसमें जो ऑप्शन थे उसमें अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी याद करने में मदद करता है, जी नहीं, ये भी नहीं करता है। याद रखने कौशल विकसित करने में मदद, ये भी नहीं करता है। ठीक है, तो जो बताया हूँ वही ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 19 देखेंगे कि हम शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर कुछ है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी होना चाहिए। सभी में ये है कि उसको सहायता देने वाला होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। कक्षा का वातावरण जिस वातावरण में अधिगम होता है उसे प्राकृतिक परिस्थितियों, हालत और प्रभाव और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के सम्मिश्रण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि सहायतापूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, लचीलापन प्रदान करने वाला होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और सकारात्मक सुंदरीकरण होना चाहिए। प्रश्न 20 है कि बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी अनुकरण करने का। यानी कि बच्चे में सबसे अधिक अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है। बच्चे ज़्यादातर क्षमता अनुकरण से ही सीखते हैं। यानी कि 16 महीने की उम्र में बच्चे में अनुकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से बोलना, हाथ की गतिविधि, पहरे की प्रक्रियाओं जैसी गतिविधियों को सीखता है। प्रश्न 21 कहता है कि एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इंट्रा व्यक्तिगत अंतर है। यानी कि इंट्रा व्यक्तिगत अंतर व्यक्तित्व और अंतर किस है ना, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर व्यक्तिगत अंतर व्यक्ति के अलग अलग नामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के भीतर अलग अलग समय पर या अलग अलग घटनाओं में अंतर होता है। जैसे कि एक बच्चा शैक्षणिक योग्यता में उच्च है, सामाजिक विकास में कमी है। प्रश्न हम देखेंगे 22 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यानी कि गलत की ओर जाना है, वो नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी है। सी मूल्य है, मूल्य नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम के उद्देश्य शामिल हैं जो ज्ञान की स्मरण या अभिज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास से संबंधित है। इसे शैक्षणिक उद्देश्यों के ज्ञान के घटक के रूप में भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम के 6 चरण होते हैं। 6 चरण को मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ज्ञान पहला है, दूसरा है समझ, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठवां है मूल्यांकन। अतः मूल्य निर्धारण का संज्ञानात्मक क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 23 देखेंगे हम कि यह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर अधिकतर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि छात्रों का सर्वांगीण विकास इसी से होता है। यानी कि अधिगम मनोवैज्ञानिक के अनुसार
पाठ्यचर्या केवल कक्षाओं में पढ़ना और सीखना नहीं है। पुरस्कार और छात्रावास में काम, खेल के मैदान में खेल, खेल में भागीदारी और इन सबसे विद्यार्थियों के बीच कई अनैच्छिक संपर्क शामिल हैं। इन अनौपचारिक संपर्कों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जिनमें से एक सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां हैं। यह संस्थान के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं जिसमें शैक्षिक मूल्य है, मनोवैज्ञानिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य का विकास है, नागरिक मूल्य का विकास है, शारीरिक विकास मूल्य है और सांस्कृतिक मूल्य है। यानी कि निष्कर्षतः यह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां ज्यादातर छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। प्रश्न 24 देखेंगे हम कि भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान है। तो अगर कोई है तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आंतरिक जुड़े हुए हैं। यानी अनुभूति में कई मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सीखना, स्मृति, प्रतीक, अवधारणा निर्माण, तर्क, भेदभाव, संगति, अनुकरण और समस्या समाधान होता है। भावना किसी प्रिय के साथ क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी एक मानसिक स्थिति है। भावनाओं और अनुभूति के बीच का संबंध एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न 25 देखेंगे हम कि कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यक्तिगत असमानता है। सी की ओर सी हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि व्यक्तिगत असमानता के कारण कोई भी दो व्यक्ति सटीक प्रतिरूप नहीं होते हैं। वे किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मजबूत होते हैं और कोई कमजोर होते हैं। व्यक्तिगत असमानता मानव सहित सभी प्रजातियों में पाई जाने वाली शारीरिक और व्यवहारिक असमानता को बताती है। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह कथन व्यक्तिगत असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 26 देखेंगे हम, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। डी हमें बोलता है व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता सभी जीवित जीवों की विशेषता है। सबसे सरल तरीके से देखे जाने वाली विभिन्नता शारीरिक और विकासात्मक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को बुद्धि एवं व्यक्तित्व के माध्यम से मापा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान नैदांतिक कार्य के साथ साथ शैक्षिक व्यवस्था में भी सहायक होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को संदर्भित करता है। प्रश्न क्रमांक 27 देखेंगे, एक बच्चा साव को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता है, यानी शब्दों को नहीं पढ़ पाता है ना, तो वह किससे पीड़ित है। तो वह पीड़ित है डिसलेक्सिया से। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यदि कोई बच्चा साव और वास के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो एक भाषाई आधारित अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया सबसे आम सीखने की अक्षमता है, यानी कि डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अक्षमता है जिसमें व्यक्ति को लिखित शब्दों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 28 देखेंगे हम कि एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि C2 होगा। यानी सीसीई एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन को संदर्भित करता है, जिसमें बच्चे के विकास के संदर्भ विद्यालय की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह व्यापक तरीके से अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन और मूल्यांकन की निरंतरता जैसे दोहरे उद्देश्यों पर बल देता है। इससे अधिगम के सभी क्षेत्र यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और तो इसमें देखते हैं एक तरफ अंक दिया है, एक तरफ ग्रेड दिया है। आजकल जो रिजल्ट बन रहे हैं बच्चे का, तो उसमें इसी सीसीई के माध्यम से ही आ रहा है, परसेंटेज से आ रहा है कि अगर कोई बच्चा 91 से 100% ला रहा है तो A1 या फिर A+ देंगे उसको, फिर 81 से 91 उसको A2 देंगे, और 71 से अगर कोई 80 है तो B1 देंगे, और 61 से 70 है तो उसको B2 देंगे, और 51 से 60% है तो उसको C1 देंगे, और 41 से 51 है तो उसको C2 देंगे, 33 से 40 है तो उसको D देंगे, और 21 से 32.50 है तो उसको E1 देंगे, और 20.5 और नीचे है तो उसको E2 देंगे। अतः यदि किसी छात्र ने शैक्षिक क्षेत्र में किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किया है तो यह अंक सीसीई योजना के तहत C2 ग्रेड में परिवर्तन हो जाएगा। प्रश्न 29 देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है, तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी को करता है। सभी को इसलिए करता है क्योंकि छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन होता है। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, और एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन करता है। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और स्वशैक्षिक दोनों गतिविधियों में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों पर पाठ्यचर्या के कार्यभार को कम करना और दोनों प्रकार की गतिविधियों में
छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की समग्र क्षमताओं और कौशल में सुधार करना है। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो प्रकृति है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन है और छात्रों के नियमित मूल्यांकन की प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। प्रश्न 30 से हम देखेंगे कि छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी सतत मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए विवरण एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है कि क्या है और किस हद तक उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं या प्राप्त किए जा रहे हैं। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा तरीका है। सतत मूल्यांकन होते रहना चाहिए बच्चे का, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। द्वितीय भाग है, हम देखेंगे हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31 से ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम शब्द कहते हैं, क्योंकि ध्वनि जो होता है ध्वनि के मेल से जो वर्ण बनता है वो वर्ण के समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे क ध म ध न ध, तो ध्वनि क बोले ध्वनि उच्चारण हो, ध्वनि के बाद वर्ण आया, वाले तीनों वर्णों को जोड़ दिए तो शब्द आया। यानी कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निर्थक शब्द के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न 32 देखेंगे, श्रृंगार का तत्सम रूप क्या हुआ। तो श्रृंगार का जो तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि श्रृंगार होगा, क्योंकि तत्सम है ना, तद्भव जैसे कोई शब्द है तत्सम तब संस्कृत से हूबहू आए होते हैं। जैसे दिए गए शब्द श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार है, अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न 33 देखेंगे, आज शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है, यानी गलत की ओर जाना है तो बकरी नहीं, क्योंकि दिए गए विकल्पों में बकरी अज शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। अज के अनिकार्थी शब्द है ब्रह्मा, बकरा, कामधेनु, दशरथ के पिता। प्रश्न 34 देखेंगे, इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। इंसानियत में कोई प्रत्यय है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ईयत, यानी कि प्रत्यय है। दिए गए शब्द इंसानियत में ईयत प्रत्यय है, जिसमें मूल शब्द इंसान है और शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। प्रश्न 35 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उत्पत्ति। दिए गए विकल्प में उत्पत्ति शब्द भानु का पर्याय नहीं है। भानु के पर्यायवाची शब्द अर्क, मार्तंड, दिनेश, दिनकर, मिर्ची, सविता, पतंग, अंशुमाली इत्यादि। प्रश्न 36 देखेंगे, हम कारक चिन्हों को हम कहते हैं। तो कारक चिन्हों को कहते हैं तो हम कहते हैं उसको प्रसर्ग कहते हैं, नहीं प्रसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग ऑप्शन नंबर बी है। अब कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 है और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें प्रासर्ग भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार है। कारक यानी कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबोधन का के री रा रे री अधिकरण में पेपर है ना, संबोधन हे अजी अहो अरे है ना। प्रश्न 37 देखेंगे हम पदबंध किसे कहते हैं। तो पदबंध ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं और ये कहता है कि जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे जब एक से अधिक पद एक में बंधे हों किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक है। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये पद इस तरह से संबंध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। जैसे लड़का जाता है, वाक्य में लड़का एक पद है, किंतु जब हम कहते हैं कि छोटा लड़का जाता है, यह छोटा लड़का एक पदबंध का कार्य कर रहा है। पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। प्रश्न 38 देखेंगे हम, वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह ऑप्शन नंबर बी यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि पढ़ता है कि मजाक करता है। दिया गया वाक्य वह पढ़ता है मजाक करता है प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या तुम खा रहे हो, कुछ पूछ रहा है नहीं, इसलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि विराम चिन्ह की आवश्यकता हमें ऑप्शन नंबर डी के अनुसार तो सभी के लिए होती है। सभी के लिए होती है मतलब भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए होती है, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए होती है, लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए होती है। यानी कि विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए होती है, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए होती है और लेखन की मनोदशा को
स्पष्ट करने के लिए होती है। प्रश्न 40 है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है तथा दोनों का मिलाकर एक सतत पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, धर्म अधर्म इत्यादि। प्रश्न 41 से 43 देखेंगे। 3 प्रश्न है, पठित गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ते हैं कि विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृद्धि को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो। इस बात पर लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता पर आवश्यक है, चाहे वो उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहती है, उसके वह गुण अनिवार्य हैं जिसमें आत्मनिर्भरता आती है, जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान, छोटे और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दिशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपने आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय है ना दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसे भी विश्वासपात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, इस पर बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चावास दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है मतलब गलत क्यों जाना है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। क्या सही नहीं, कोई सही नहीं है, यानी कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता का उद्भव नम्रता से होता है तथा आत्म मर्यादा के लिए प्रेमता आवश्यक है। अर्थात दिए गए विकल्प में से ए, बी व सी तीनों सही है, अतः विकल्प डी सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। क्या सही नहीं है, गलत की बात हो, जबकि तीनों सही है। प्रश्न 42 देखेंगे हम, व्यक्ति का व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी के अनुसार होना चाहिए। विनम्रतापूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य में कुछ आशय प्रकट करने वाला होना चाहिए, विचार और निर्णय की स्वतंत्रता में दृढ़ होना चाहिए। यानी कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए तथा अपने व्यवहार में कोमल रहें और अपने उद्देश्यों को उच्च रखें। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बने, अतः सभी विकल्प सही है। प्रश्न 43 से दब्बूपन से व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा बी दोनों होता है, यानी निर्णयहीन हो जाता है, मंदबुद्धि जैसे कार्य करता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार दब्बूपन से व्यक्ति निर्णयहीन हो जाता है तथा मंदबुद्धि जैसे कार्य करने लगता है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। प्रश्न 44 से बच्चे में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे के आवश्यक तत्वों का विकास कर सकते हैं। बच्चों में सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके श्रवण कौशल का विकास हम कर सकते हैं। प्रश्न 45 से पठन कितने प्रकार से किया जा सकता है। पठन जो है 2 प्रकार से हो सकता है। पठन 2 प्रकार से हो सकते हैं, यानी पठन 2 प्रकार से किया जाता है, स्वस्वर पठन और मौन पठन। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्धग्रहण करने को स्वतंत्र पठन कहा जाता है तथा मौन पठन के द्वारा हम गहराई से अर्धग्रहण करते हुए चिंतन, मनन एवं तर्क शक्ति का विकास करते हैं। प्रश्न 46 देखेंगे कि बच्चे में लेखन कौशल के विकास का अर्थ क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। सी हमें बताता है कि उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त
क्रिया में निपुण करना है। यानी कि बच्चे में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें भाव तत्व एवं विचार को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया में निपुण करना है। यानी प्रश्न 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी में अल्पप्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी क या नहीं है। दिए गए विकल्प में क या अल्पप्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। अल्पप्राण हम किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में श्वास पूरब से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण व्यंजन है। अतः अंतःस्थ व्यंजन की अल्पप्राण ही है। महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और स्वाद अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उसमें वर्ण महाप्राण है। प्रश्न 48 देखेंगे हम, कि एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको हम अक्षर कहते हैं। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे अक्षर कहते हैं, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इसके भी चार खंड हैं, प प्लस आ, न प्लस ई। इसके बाद इस चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये मूल इकाई वर्ण या अक्षर है, अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्रश्न 49 से दाल पक रही है यह किस वचन को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुवचन को दर्शाता है। दिया गया वाक्य दाल पक रही है एक वचन को दर्शाता है क्योंकि दाल शब्द एक वचन है। इसका बहुवचन दालें होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। प्रश्न 50 देखेंगे हम कि हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आधारभूत वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विविधिवाचक, निषेधवाचक, विषमवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक होते हैं। प्रश्न 51 है, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। तो भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर एक की ओर चलते हैं, तो ये कहता है भानुधन उदय होगा, क्योंकि दिए गए शब्द भानुदय का संधि विच्छेद भानुधन उदय होगा जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। यदि आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जैसे स्वयंभू उदय, महाशय, महाधन, आश्य। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत भाषा है। समास पद्धति संस्कृत भाषा की विशेषता है। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय। प्रश्न 53 है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? अगर गणना की दृष्टि से संज्ञा को देखेंगे तो 2 प्रकार की होती है, क्योंकि गणना की दृष्टि से संख्या जबकि गणना की दृष्टि से संख्या 3 प्रकार की होती हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं। इस प्रकार अर्थ के और संज्ञाएं कुल 5 प्रकार की हो जाती हैं। प्रश्न 54 है, सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, यानी गलत की ओर बात करता है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। दिए गए विकल्पों में व्यक्तिवाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, है ना, विशेषण कहते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण एवं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न 55 है, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। अन्य विकल्पों के मूल रूप एकवचन और बहुवचन में बदल जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। प्रश्न 56 को देखेंगे हम, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को अगर हम कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से संयुक्त क्रिया कहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया है। 11 मुख्य भेद हैं इसके। प्रश्न 57 देखेंगे हम, स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है, सिर माथे लेना है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में मुहावरा सिर माथे लेना का अर्थ स्वीकार करना होता है, यानी इस वाक्य का प्रयोग है बड़ों की सीख को सिर माथे पर लेना चाहिए। प्रश्न 58 है कि मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है। मुहर लगाने के मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्ट कर देना होता है। यानी दिए गए मुहावरे मुहर लगा देना का अर्थ पुष्ट कर देना है ना। वाक्य प्रयोग है, दिनेश द्वारा परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर देने पर
उसके उत्तीर्ण होने पर मुहर लग गई है। प्रश्न 59 है, भैंस के आगे बीन बजाने भैंस खड़ी पुकराए कहावत का अर्थ है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी मूर्ख को शिक्षा देना होता है। दी गई कहावत भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुकराए का अर्थ है मूर्ख को शिक्षा देना होता है। वाक्य प्रयोग, भैंस को कोई बात समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना होता है। प्रश्न 60 है, वो अंतिम है हिंदी का। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कहावत का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बुरे की संगति से भले भी बदनाम हो जाते हैं। यानी कि दी गई कहावत गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है का अर्थ है बुरे की संगति में भले ही बदनाम हो जाता है। वाक्य प्रयोग है, अब भी समय है विक्रम जैसे अपराधी का साथ छोड़ दो वरना वह तो जेल जाएगा ही, तुम भी गेहूं के साथ घुन की तरह उसके साथ पीस जाओगे। प्रश्न 61 देखेंगे हम, जो हमारा हिंदी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ दोस इज नॉट द एजुकेशनल करेक्टेरिसाइड्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बोलता है, ही इज नॉट फाउंड पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन क्वेश्चन नंबर 62 है एन इंक्लूसिव क्लासरूम सोल्ड। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट है। क्योंकि डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, है ना। फिर इसी का बी है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लिस्टन टू ऑल चिल्ड्रन। क्वेश्चन 63 देखेंगे हम कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है ए है, क्योंकि लिस्टनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन LSRW कर देंगे, LSRW सीरियल में जमा देंगे, और एल और आर जो होता है लिस्टनिंग होता है, एल और आर जो होता है, आर रिसेप्टिव होता है, यानी ग्रहणात्मक होते हैं, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन विद। तो इसका जो सही आंसर है वो देखेंगे कि आंसर सी उपरोक्त प्रश्नों के अनुसार सही है, आंसर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच ऑफ दोस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। तो इसका प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, तो एल और एस, एल आर हो गया और एस डब्ल्यू हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पीकिंग और राइटिंग होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक का जो है वो पैसेज है, पोएम की पैसेज है। तो 66 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, इफ एज रिप्रेजेंट पेरेंट्स यूथ वर्ड रिप्रेजेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइल्ड होता है। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार इफ एज रिप्रेजेंट प्रेजेंट यूथ होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67 देखेंगे, व्हाट डज द पोएट मेन बाय यूथ इज समर ब्रेव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ड्यूरोस एंड इनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 68 है, एज इज लाइक winter wear, what does the poet wants to convey by winter brave। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि believes in fulfilling the need। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स निबल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फुलिश। बाकी के जो होंगे, ब्राइट का होता है चमकीला, है ना। दिए गए वर्ड्स निब्बल यानी चालाक का एंटन चालाक का उल्टा होगा मूर्ख यानी फुलिश होगा। ब्राइट का चमकीला होता है, केन का उत्सुक होता है, और स्क्लोरली का होता है विद्वान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स टैम। साइनोनिम्स समानार्थी की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सबड्यूल, है ना। दिए गए वर्ड टैम यानी पालतू का साइनोनिम्स होगा सबड्यूस यानी वशीभूत होगा। बाकी के जो विकल्प हैं, सबमिसिव विनम्र होता है, ब्राइट होता है उज्जवल, और जेंटल होता है सज्जन। क्वेश्चन नंबर 71 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 71 है अकॉर्डिंग टू चोम्स्की थ्योरी द रूल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू। चोम्स्की जी बोलते हैं कि जनरेट ग्रामर रूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू। जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिफिकल्टी इन एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 73 है, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ द
origin of language was advocated by, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर। डिंग डोंग देखो ऐसे ऐसा ना, कौन डिंग डोंग थ्योरी किसने दिया, डिंग डोंग कौन आया, डिंग डोंग इसका एक ये है बढ़िया है, डिंग डोंग कौन आया, डिंग डोंग मैक्स मूलर आया है नहीं, इसको मैक्स मूलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 है ब्लैक बोर्ड्स, पोस्टर्स, प्लेस कार्ड, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स आर डिफाइंड ए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी विजुअल एड्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है रेमेडियल टीचिंग इज इम्प्रूव फॉर स्टूडेंट। रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 75 का आंसर है ए होगा, टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प टू स्टूडेंट हु आर स्लो एट लर्निंग। कोई व्यक्ति है जो समान कक्षा में पढ़ रहा था, पढ़ने के साथ उसको उसकी जो पढ़ने के साथ जो उसके जो मूल्यांकन के बाद ये पता चला कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है और कुछ सब्जेक्ट में अटक रहा है, तो इसलिए उसको रिमेडियल टीचिंग, उसको फिर से उसी सब्जेक्ट को उसी टॉपिक को अच्छे से कुछ नए तरीके से समझाया पढ़ाया जाता है, जिससे रिमेडियल होता है ना, और बच्चा उसको अच्छे से सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 76 से 85 जो पैसेज हैं, तो 76 को देखते हैं हम। वाई डिड द एजुकेटेड ऑफ दोस डे हैड टू रिसोर्स टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द लर्निंग स्कोप विल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 77 है द विक्टर वर्ल्ड ऑफ हिज वन प्रोव द पाथ ऑफ फ्रीडम फॉर द vanquished, the reason for this belief was। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इंग्लैंड प्रोवाइडेड shelter to all those who had to flee from persecution in their one country। क्वेश्चन नंबर 78 है I was impressed by the liberal humanity of the English people, the indirect speech of this his। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द लिबरल ह्यूमैनिटी ऑफ इंग्लिश पीपल इम्प्रेस्ड मी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड्स लिबरलिज्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि नाउन है, लिबरलिज्म है नहीं, व्यक्तिवाचक है ना, नाउन है यानी कि संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, हु अमंग देम इज नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्यूलरी। क्वेश्चन नंबर 81 है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ गिव द साइनोप्सिस ऑफ डीप। डीप का समानार्थी क्या होगा, तो सही नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रोफाउंड होगा, है ना, प्रोफाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट हेल्प द इंडियंस टू कंसीव ऑफ द नेशन ऑफ इंग्लिश मैन। तो इसका सही आंसर यानी होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देयर लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 83 है हु कॉल्ड रीड एंड गैन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द एजुकेटेड इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ गिवन इन एंटोनिम्स ऑफ विक्टोरियस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हेन क्वाइसेड। क्वेश्चन नंबर 85 है हु स्पीच डिड टैगोर लिस्टन टू एज ए बॉय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन ब्राइट। गुड।